अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। एक तो आपको बताएंगे कि जो यूएन की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें इमरान खान साहब की जो कैद तन्हाई है उसको गैर कानूनी करार दिया गया था और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया गया था कि इमरान खान साहब की जो गैर कानूनी कैद है उसको ख़त्म किया जाए। तो इस मामले के ऊपर पीटीआई ने भी कुछ पेशरफ्त दिखाई है और जुल्फी बुखारी साहब के वकील ने इसके ऊपर एक दरख्वास्त बाकायदा तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा में जमा करा दी है। इसके ऊपर तफसीलात आपको बताते हैं। आज एक और जो अहम खबर है वो ये भी है कि कोहाट में जलसा आम हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। सुहेल खान आफरीदी साहब खिताब करेंगे और ये जलसा कोहाट में एक हफ्ता पहले ही अनाउंस किया गया था और एक सिलसिला है ये उसी मोबिलाइजेशन का, उसी मोमेंटम का जो कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में बना रही है। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कि पाकिस्तान बार काउंसिल की जो इंतखाबात हुए उसमें पीटीआई को शिकस्त हुई है। यानी पीटीआई के हिमायत याफ्ता जो उम्मीदवार हैं वो ज़्यादा नशिस्तें नहीं जीत सके। अलबत्ता सलमान अकरम राजा साहब अपनी नशिस्त जीतने में कामयाब हो गए हैं और इसके ऊपर काफ़ी तनकीद भी हो रही है कि पीटीआई की बेहतर हिकमत अमली अगर होती तो वो बेहतर और ज़्यादा परफॉर्म कर सकते थे। तो इसके ऊपर भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। नेशनल गेम्स की जो इख्तितामी तकरीब थी इससे फील्ड मार्शल साहब ने खिताब भी किया और यहाँ पर ये मौजूद थे इस मौके पर। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी मौजूद थे। इंटरेस्टिंग यहाँ पर वाक़यात हुए जो आपके साथ शेयर करेंगे। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी, अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जो रिपोर्ट जारी हुई जिसमें इमरान खान साहब की क़ैद तन्हाई को ना सिर्फ गैर कानूनी करार दिया गया बल्कि हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया गया कि इमरान खान साहब की कैद तन्हाई जो है उसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये एक टॉर्चर की किस्म है और 15 दिन से ज़्यादा अगर किसी शख्स को कैद तन्हाई में रखा जाता है तो उसके उसकी ज़हनी सेहत पर, उसकी जिस्मानी सेहत पर बहुत ही ख़तरनाक नताइज और असरात जो हैं वो मुरतब होते हैं। तो ये मुतालबा किया गया था कि इस कैद तन्हाई को फ़ौरी तौर पर ख़त्म किया जाना चाहिए और जो भी उनकी क़ैद है और जो भी उसके मामलात हैं उनको बिल्कुल फ़ेयर तरीके से चलना चाहिए, क्योंकि ये अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों के भी ख़िलाफ़ है कि किसी शख्स को कैद तन्हाई में रखा जाए। इसे गैर इंसानी सलूक कंसीडर किया जाता है। तो बहरहाल ज़ाहिर है इस पर हुकूमत की तरफ से अभी कोई रद्द-ए-अमल तो नहीं आया, लेकिन कहीं न कहीं इसके कुछ ना कुछ असरात, कोई ना कोई प्रेशर, कोई ना कोई जवाबदेही तो होती है और ज़ाहिर है कि इसको टोटली इग्नोर तो नहीं किया जा सकता हुकूमत की तरफ से। अब ये कितने दिन मज़ीद इस कैद तन्हाई को जारी रखते हैं वो देखना होगा, लेकिन पीटीआई ने भी मौके पर चौका लगाने की कोशिश की है और उनकी तरफ से भी एक मज़ीद इसके ऊपर पेशरफ्त की गई है। जुल्फी बुखारी साहब के वकील ने अक़वाम मुत्तहिदा में बाकायदा तौर पर दरख्वास्त जमा करा दी है और उसमें अक़वाम मुत्तहिदा से ये दरख्वास्त की गई है कि इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बेगम साहिबा दोनों की कैद तन्हाई को ख़त्म करवाने में किरदार अदा किया जाए। तो ये उनकी तरफ से अब बाकायदा दरख्वास्त भी आ गई है। खैर, अक़वाम मुत्तहिदा ही की वर्किंग ग्रुप कमेटी जो है उसने एक रिपोर्ट पहले भी तैयार की थी जिसमें इमरान खान साहब की क़ैद को सिरे से ही ये कहा गया था कि एक सियासी क़ैद है और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो सियासी इंतकाम का निशाना बन रहे हैं। लेकिन उस रिपोर्ट के बावजूद भी उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, बल्कि आपने देखा कि ना सिर्फ ये कि उनकी क़ैद काफ़ी तवील तर हो गई बल्कि पहले से ज़्यादा सख्त हो गई और जो उनके केसेस पहले हेयरिंग के लिए कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहे थे, फिक्स हो जाते थे, कहीं रिलीफ भी मिल जाता था, कहीं सज़ा भी मिल जाती थी, तो वो सिलसिला भी अब तकरीबन स्टॉप हो चुका है। तो देखने की बात यह है कि अब हुकूमत पाकिस्तान कितनी देर इस तरह के सिलसिले को चलाती है और क्या अक़वाम मुत्तहिदा इसी तरह खामोश तमाशाई बना रहेगा, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा का ट्रैक रिकॉर्ड तो हमें यही बताता है, चाहे इसकी अपनी ही करारदादें क्यों ना हो मुख्तलिफ मामलात के ऊपर, कभी उन करारदादों पर अमल दरामद भी नहीं हो पाता और ना ही ये कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बन के सामने आया है कि जो अपनी जो फैसले हैं उनको इम्प्लीमेंट करा सके, अपनी करारदादों पर इम्प्लीमेंटेशन करा सके। तो इस लिहाज से तो ये एक हमें कमज़ोर इदारा दिखाई देता है और जो असर रसूख रखने वाले ममालिक हैं वही ऐसा लगता है कि यहाँ पे प्रिवेल करते हैं और उन्हीं के फैसले प्रिवेल करते हैं और वो कोई अक़वाम मुत्तहिदा और उसके चार्टर को मानते भी नहीं हैं और उसको इग्नोर भी कर लेते हैं और उसके ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा कोई ख़ास कार्रवाई भी नहीं कर पाता। अब ये चाहे कश्मीर का मामला हो, फ़लस्तीन का मामला हो, दीगर कई मामलात हों, तो उसमें हमें ये एक ट्रैक रिकॉर्ड तो बहरहाल अक़वाम मुत्तहिदा का नज़र आता है। तो अब देखते हैं इसके ऊपर क्या मज़ीद पेशरफ्त होती है, लेकिन
पीटीआई अपने तौर पर जो एक मुल्क में तहरीक चला सकती है या चलाना चाहती है, उसके हवाले से भी अभी मामलात जो हैं ऐसी कोई नहज पे दिखाई नहीं दे रहे कि जहाँ पर हुकूमत के लिए कोई परेशानी हो या जिस पर हमें ये लगे कि कोई बहुत बड़ा इवेंट जो है वो पीटीआई करने जा रही है। छोटे छोटे जलसे या मोबिलाइजेशन ये तो सिलसिला चल रहा है। जलसे तो खैर अच्छे होते हैं इनके, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। और ज़ाहिर सी बात है, खैबर पख्तूनख्वा में इनकी गवर्नमेंट भी है तो कोई रुकावट भी नहीं होती। और फिर यहाँ पर ज़ाहिर है कि एक ज़्यादा पीटीआई का ज़ोर भी है, तो कारकुन भी इसमें बड़े जोश और जज्बे के साथ हिस्सा लेते हैं। तो अभी ये पिछले हफ्ते जो पेशावर का जलसा था उसकी बात की जाए, या अब ये जो जलसा होने जा रहा है कोहाट में, ये भी एक अच्छा जलसा होगा। इसकी भी तैयारियां काफ़ी दिन से जारी हैं। लेकिन सवाल ये है कि अब ये जलसे से क्या कोई असर पड़ रहा है हुकूमत को, और ख़ास तौर पर ऐसे जलसे जो कि खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं। पीटीआई का मौक़िफ़ ये है कि इससे फ़र्क पड़ता है, इससे दबाव बनता है, और यही वजह है कि फिर आपको नज़र आता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, हुकूमती वज़रा जो हैं वो आके तनकीद करते हैं, क्योंकि जो भी एक्टिविटी होती है वो कोई ना कोई अपना असर ज़रूर रखती है। और फिर ये मोबिलाइजेशन का एक प्रोसेस है, ताकि जब कोई बड़ी कॉल दी जाए, कोई बड़ा एहतजाज किया जाए, तो उसके ऊपर जो तमाम तंजीमें हैं वो बिल्कुल ऑन कॉल होंगी और वो फौरी तौर पर उसके ऊपर रिएक्ट भी करेंगी। लेकिन अभी ऐसी कोई बड़ी कॉल नज़र नहीं आती। इमरान खान साहब ने फैसलों का इख्तियार महमूद खान अचकज़ई साहब और राजा नासिर अब्बास साहब को दिया है, और वो लोग अभी मीटिंग पे मीटिंग करते हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत, लेकिन कोई लाहे अमल उनकी तरफ से भी नहीं दिया जाता। पीटीआई की क़यादत अब ये कह के सुकून में आ जाती है कि जी हम क्या करें, इमरान खान साहब ने तो फ़ैसला उन्हें करने का इख्तियार दे दिया, लिहाजा जैसे ही वो कोई फ़ैसला करेंगे हम साथ होंगे। तो उनकी तो जान खुलासी फ़िलहाल हुई हुई है, लेकिन दूसरी तरफ जो है उस प्लेटफॉर्म से भी कोई वाज़ेह तहरीक का ऐलान नहीं किया गया, कोई इस तरह से बाकायदा एहतजाजी प्लान नहीं दिया गया। तो मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई इस वक्त एहतजाजी तहरीक उठती, कोई बहुत बड़ी एहतजाजी तहरीक खड़ी होती नज़र नहीं आ रही। और इस सिलसिले में अभी तक पीटीआई की जो एफ़र्ट्स हैं वो भी नाकाफ़ी नज़र आ रही हैं। उसकी बहुत सी वजूहत है, मैं उसमें सिर्फ पीटीआई को कसूरवार नहीं ठहराती, उसमें यकीनन कुछ इनकी गलतियां भी हैं। लेकिन दूसरी जानिब ये भी देखने की बात है कि जो इस वक्त माहौल है उसमें बिल्कुल भी तो कोई इनको सियासी स्पेस मिल नहीं रही है। पीटीआई के जो पंजाब के लोग हैं, आधे लोग वो सज़ा याफ्ता हैं, कुछ जेलों में हैं, कुछ रूपोश हैं, तो वहाँ पर अभी तक भी ये कोई बड़ा इवेंट करने में कामयाब नहीं हो सके हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो कि आपको ये इंडिकेट करती हैं कि बहरहाल जो एहतजाजी तहरीक जिस अंदाज से हो सकती थी, फ़िलहाल उसकी वो मोबिलाइजेशन या वो मोमेंटम हमें दिखाई नहीं दे रहा है। देखते हैं सुहेल आफरीदी साहब आज इस जलसे में क्या खिताब करते हैं। बहरहाल उनके खिताब से ज़रूर कोई ना कोई ख़बर जनरेट करती है और लोग जो हैं उसके ऊपर बात भी करते हैं। अच्छा, अभी तक वो वैसे अच्छा खेल रहे हैं, कैलकुलेटेड खेलते हैं, और कोई बहुत ज़्यादा लूज़ बॉल नहीं उन्होंने दी। लेकिन दूसरी तरफ अपने कारकुनों को भी अपने साथ लेकर चल रहे हैं, उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए भी कोशिश करते रहते हैं। तो अब आज का जो उनका खिताब है वो इस लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि एक और जलसा कोई अगला अनाउंस कर दिया जाएगा, या कोई मज़ीद उनकी तरफ से किसी किस्म की कोई एक्टिविटी जो है या कोई और एहतजाजी प्लान जो है उसके ऊपर बात की जाएगी। मुझे तो यही लग रहा है कि कोई फ़िलहाल बहुत लंबा चौड़ा प्लान इनके पास किसी के पास है भी नहीं, और ना ही कोई अनाउंस कर रहे हैं। अब ये अलग बात है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हुकूमत बड़ी कंफर्टेबल है। हुकूमत को पता है कि पीटीआई ना भी मुकाबले में हो तो तब भी वो बेचारे हार जाते हैं। इनकी हालत ये हो चुकी है कि लोग इनको वोट ही नहीं करने आते, भले इनके मुकाबले में पीटीआई के लोग खड़े भी ना हो। और यही सूरत हाल ज़िमनी इंतखाब में इन्होंने देख ली। अब बहुत दिलचस्प बात यह है कि ज़िमनी इंतखाबात के अलावा इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात होने थे, जो कि पिछले 2-3 सालों से नहीं हो सके। बार बार उनको डिले कर दिया जाता है, और उसकी वजह कोई और नहीं, खुद हुकूमती जमात ही है। और बज़ाहिर ये नज़र आता है कि इनकी तैयारी नहीं होती, या फिर ये कह देते हैं कि जी हालात साजगार नहीं हैं, कभी कोई बहाना, लेकिन इसको डिले कर दिया जाता है। पहले तो मेरा ये ख्याल था कि शायद इनको ये खौफ है कि पीटीआई के लोग जीत जाएंगे ज़्यादा नशिस्तें, तो इसलिए ये इंतखाबात से भागते हैं। लेकिन अब तो फॉर्म 47 का जो तरीका है इंतखाबात जीतने का वो इनके हाथ लग गया। इसके बावजूद भी ये इंतखाबात क्यों डिले करवाए जा रहे हैं। आज मैं जीबी के बारे में भी ये सुना है कि गिलगित बल्तिस्तान के भी इंतखाबात डिले करा दी गए। तो फिर मुझे समझ नहीं आई कि पता नहीं यहाँ पे क्यों ये इंतखाबात डिले करा रहे हैं, जबकि फॉर्म 47 का हरबा तो हाथ में है। तो ये एक बहरहाल पता नहीं इनको ये लगता है कि इनके पास इतने उम्मीदवार भी हैं कि नहीं, कि ये इतने सारे हलकों में ये जो ज़ाहिर है ये तो छोटी छोटी तहसीलें और यूसीज होती हैं जिनके ऊपर आपने उम्मीदवार
खड़े करने होते हैं। तो मुझे तो लगता है कि वोटर तो दूर की बात है, अब इनके पास उम्मीदवार भी बड़े कम हो गए हैं। और फिर जब गली मोहल्ले का इलेक्शन होता है तो वहाँ पर ज़रा धांधली करना यूँ भी मुश्किल होता है, क्योंकि सब लोग एक दूसरे को जानते ही हैं और बिल्कुल थोड़े वोट होते हैं एक जगहों के एक हिसाब से, तो उनके ऊपर ज़रा पहरा भी कड़ा हो जाता है। तो ये शायद इस वजह से भी कोई मजबूरियाँ हैं। लेकिन जो भी हो, बहरहाल ये जो कोई भी इलेक्शन आता है वो अभी भी हुकूमत के लिए जो है वो एक परेशानी का बाइस बन जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अपने तौर पर वो इलेक्शन कहीं पर भी जीतने के इस वक्त काबिल नहीं है। दूसरी तरफ इलेक्शन जो है वो जी पाकिस्तान बार काउंसिल के भी हुए हैं, जिसमें अगरचे बड़ी कोशिश कर रहे थे हामिद खान साहब और सलमान अकरम राजा साहब, इंतज़ार पंजोता साहब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अच्छा परफॉर्म कर सके, लेकिन उनकी ये काविशें जो हैं वो कामयाब नहीं हो सकी और यहाँ पर पीटीआई के बड़ी तादाद में जो वोट हैं वो तोड़ने में कामयाब हो गए एहसन भून साहब और जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं। और आज यही वजह बनी है मेन कि जिसकी वजह से आज पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को काफ़ी बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा। और बताया ये जा रहा है कि 11 में से 9 नशिस्तें जो है ये लोग हार गए हैं और एहसन भून ने एहसन भून जो ग्रुप है उसने बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल कर ली है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि सलमान अकरम राजा साहब ज़रूर मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल बनने में कामयाब हो गए हैं, उन्होंने अपनी नशिस्त जीत ली है, लेकिन अदरवाइज़ इसमें कोई बहुत ज़्यादा इनको कामयाबी नहीं मिली। हैरत की बात यह है कि सलमान अकरम राजा साहब अपनी नशिस्त जीतने के बाद एक फातिहाना तकरीर भी कर रहे थे और कुछ बता भी रहे थे कि वो जद्दोजहद भी करेंगे वकीलों के प्लेटफॉर्म से जो भी मुल्क में इस वक्त नाइंसाफ़ी जारी है उसके ख़िलाफ़। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई कि इतनी बुरी तरह से जो आपकी बाकी नशिस्तें आप लोग हार गए हैं तो आपके पास तो स्ट्रेंथ उस तरह है नहीं। और फिर मज़े की बात ये कि जो लोग जीत भी जाते हैं इनके प्लेटफॉर्म से, जैसे कि पीछे पंजाब बार काउंसिल्स के जो इलेक्शंस हुए थे उसमें पीटीआई ने बहरहाल नशिस्तें जीत ली थी, लेकिन बाद में वो लोग भी जो हैं वो हुक्मरान जमात के साथ ही जाके मिल जाते हैं और आज़म नज़ीर तारड़ ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं। और ये हमने पिछले पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शंस में भी देखा और खैबर पख्तूनख्वा में भी ये लोग हार गए थे। अलबत्ता सिंध बार में इन लोगों को काफ़ी कामयाबी मिली थी, वहाँ पर पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार और जो दीगर लोग थे वो जीतने में कामयाब हुए थे, यानी हुकूमत मुखालिफ ग्रुप जीत गया था। तो कहने का मकसद ये है कि ये वकला की जो बार है इसकी सियासत है वो एक खैर मुख्तलिफ तो होती है, लेकिन ज़ाहिरी सी बात है जो पार्टी की बैक होती है उसको उस उम्मीदवार को यकीनी तौर पर एक एडवांटेज तो होता है। लेकिन वकील वैसे भी कोई ख़ास तहरीक खड़ी करने में कामयाब नहीं हो सके, अदलिया को बिल्कुल दफन कर दिया गया, इसके बावजूद भी आपने देखा कि कोई मोमेंटम नहीं बना सके वकला और उनको बड़ी हद तक मैनेज करने में कामयाब हुए आज़म नज़ीर तारड़ साहब। और ये उनका क्रेडिट है कि चाहे उन्होंने ग्रांट्स दिए हों, चाहे प्लॉट्स दिए हों, चाहे उन्होंने प्यार मोहब्बत से उन्हें कायल किया हो, जो कुछ भी है, लेकिन उन्होंने बहरहाल एक वकला तहरीक जन्म लेने नहीं दी और इसमें वो कामयाब रहे हैं कि तमाम वकला को उन्होंने मैनेज कर लिया है। अब ये वकला के ऊपर है कि उन्होंने क्या कुछ इससे हासिल किया या नहीं किया, लेकिन ये तो बात कंफर्म है कि अपने इदारे को उन्होंने नहीं बचाया और यही वजह है कि इस वक्त जो अदलिया का इदारा है वो बिल्कुल एक खामोश तमाशाई सा बना हुआ है, कठपुतली सा इदारा बना हुआ है और उसकी कोई हमें ऐसी साख जो है वो बचती नज़र नहीं आ रही है। अब आ जाते हैं जी इस बात के ऊपर भी कि जो ओवरऑल इस वक्त सिचुएशन है पाकिस्तान में मईशत की, उस पर भी बात करती हूँ, लेकिन मैं ये खबर ज़रूर शामिल करूँ। नेशनल गेम्स की इख्तितामी तकरीब थी, इसमें फील्ड मार्शल साहब शरीक हुए और उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ इस तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर उन्हें अजरक भी दी गई और इसके साथ साथ जो यानी वो सिंधी कल्चर का एक अलामत समझी जाती है वो उनको दिया गया। बिलावल भुट्टो ने इस मौके पर फील्ड मार्शल साहब की बड़ी तारीफ़ भी की और उन्होंने कहा कि जब सब तारीफ़ करते हैं तो वो क्यों पीछे रह जाए, तो वो भी इसमें शामिल हो गए। और इस मौके पर बिलावल और इनका साथ साथ खड़े होना फील्ड मार्शल साहब का इसको लोग बड़े मुख्तलिफ रंग दे रहे थे। कोई लोग कह रहे थे कि जी पहले तो कुछ लोग ये भी बात कर रहे थे कि फील्ड मार्शल साहब का वैसे इख्तितामी गेम्स वगैरह में क्या काम है जाने का ऐसी तकरीब में, लेकिन फिर ये भी बात है कि हमने ये भी देखा था कि पिछले साल ही की बात है जो ये पंजाब की गेम्स थी उसमें भी फील्ड मार्शल साहब ने शिरकत की थी, आपको याद होगा। तो उस वक्त जो है ये कम से कम मेरा ख़्याल है कि एक तनकीद का जवाब ज़रूर मिला है कि सिर्फ पंजाब की एक्टिविटीज़ में वो क्यों शामिल हों। ये अच्छी बात है कि चलें सिंध गेम्स की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी वो शामिल हों, तो वहाँ पर भी उनकी जो है वो शिरकत हुई है। और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ उनकी बड़ी अच्छी तस्वीर वगैरह भी जारी की गई हैं।
تو بہت سے لوگ جو ہے اس میں سے بڑے مطلب نکالنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب فیلڈ مارشل صاحب کے قریب ہو رہے ہیں، اور کچھ لوگ تو یہ بھی بات کر رہے تھے کہ جی شاید جو ایک رکاوٹ ہے اگلی ترامیم میں اور بہت سے معاملات میں، اس میں لگتا ہے کہ کوئی بہتری آ سکتی ہے۔ تو اس طرح کی ساری چہم گوئیاں چل رہی تھیں، لیکن بہرحال جی یہ جو فیلڈ مارشل صاحب تھے انہوں نے یہاں پر اعلان کر دیا کہ گیمز باقاعدہ طور پر ختم ہو رہی ہیں۔ تو یہ ویسے جملہ بھی کافی معنی خیز صحیح تھا۔ بہرحال جی یہاں پہ اس بات کو ختم کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ایک آپ کو تحفہ اور ملنے جا رہا ہے۔ پہلے تو آپ سرکولر ڈیٹ سنا کرتے تھے بجلی کی کمپنیوں کا، اب آپ مزید سن لیجئے کہ پہلے بجلی پہ سرکولر ڈیٹ ہوتا تھا، اب گیس پہ بھی سرکولر ڈیٹ ہے، اور خبر یہ مل رہی ہے کہ اس سرکولر ڈیٹ کو ختم کرنے کے لیے حکومت نے 5 روپے تیل کے اوپر مزید لیوی لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو پیٹرول اور جو دیگر مصنوعات ہیں پیٹرولیم کی، آپ کو 5 روپے اس کے اوپر اضافی ٹیکس دینا پڑے گا، اور وہ ٹیکس کا مقصد ہوگا کہ جو گیس کا سرکولر ڈیٹ ہے اس کو ختم کیا جائے، کم کیا جائے، یعنی اس کا گردشی قرضہ۔ اب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اندازہ لگا لیجئے کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ جناب ہم تو ایسی پلاننگ زبردست کر رہے ہیں کہ جو بجلی کا قرضہ ہے، گردشی قرضہ ہے، ہم وہ اتار دیں گے۔ یہاں صورتحال یہ بن چکی ہے کہ اب گیس کا بھی قرضہ چڑھا کے بیٹھ گئے ہیں، اور اس کے لیے اضافی پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر 5 روپے آپ کو اضافی لیوی جو ہے وہ دینی پڑے گی۔ تو جناب کمر کس لیں، آگے یہ جو ابھی ایک قسط جاری ہوئی ہے آئی ایم ایف کی پچھلے دنوں، اس کے بعد آپ سے کچھ مزید شرائط بھی آئی ایم ایف نے منوائی ہیں، جس کے نتیجے میں مزید کچھ جو صورتحال ہے وہ ٹائٹن ہوگی معیشت کے حوالے سے، اور عام صارف پہ بوجھ بھی آئے گا۔ لیکن یہ پرواہ کس کو ہے یہاں پر کہ کس کے اوپر بوجھ آ رہا ہے؟ اصل بات تو یہ کہ بس ایک جھوٹ کا پلندہ ہے جو آ کے ٹی وی سکرینز پر بول دیا جاتا ہے کہ جی معیشت سنبھل گئی ہے اور ملک میں بڑا کوئی اڑان بھرنے جا رہا ہے اور بڑی کوئی پرواز ہو رہی ہے اور پتہ نہیں کوئی ٹیک آف ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا الفاظ استعمال کی جاتے ہیں، لیکن حقیقت جو ہے وہ اس کے بالکل برعکس دکھائی دیتی ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔